नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हम इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को पढ़ने वाले हैं। हमने जो है रिसोर्सेज की डेफिनेशन को हम देख चुके हैं। रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होती है? रिसोर्स वो होते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, पर वो रिसोर्सेज किस प्रकार के होना चाहिए? वो टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजेबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, हमने इस डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं। आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा, यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले क्या आ रहा है? बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज। दो टाइप के रिसोर्सेज हमको देखने को मिल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि लिविंग है, जिनमें लाइफ है, वो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन लिविंग, जिनमें लाइफ नहीं है, वो क्या होते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज जैसे कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, जो कि हमें बायोस्फीयर से देखने को मिलेंगे। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर वो होता है जहाँ पे आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा ह्यूमंस का, प्लांट्स का, एनिमल्स का। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में, लैंड एंड एटमॉस्फेयर पे जो भी इंटरेक्शन देखने को मिलता है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जहाँ पे आपको ह्यूमन बींग, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा ऑल ऑल प्लांट्स। ठीक है, ऑल प्लांट्स लाइफ उसे हम फ्लोरा कहते हैं। और फौना, ऑल एनिमल लाइफ, उसे हम क्या कहते हैं? फौना कहते हैं। ठीक है, फ्लोरा ऑल ऑफ द एनिमल लाइफ जो होती है वो फौना होती है, और ऑल ऑफ द प्लांट्स लाइफ जो होती है वो फ्लोरा होती है। मतलब सभी प्रकार के जो प्लांट्स जो वो फ्लोरा के अंदर पाए जाएंगे, वो सभी प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो फौना के अंदर पाए जाएंगे। फिशरीज, लाइफ स्टॉक जानते हो, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ठीक है, लाइफ स्टॉक जानते हैं आप, ETC। तो बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है? जो कुछ भी लिविंग है वो हमें बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर देखने को मिलेगा। एबायोटिक रिसोर्सेज में हमें जो नॉन लिविंग है, ऑल ऑफ दिस विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स, ये क्या होंगे? एबायोटिक रिसोर्सेज होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी कितने टाइप्स के होंगे? रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब द रिसोर्सेज विच कैन बी renewed or reproduced by physical, chemical and mechanical process or known as renewable and replenishable resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife. The renewable energy may further be divided into continuous or flow। मतलब क्या हुआ? रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो कि रिन्यूड की जा सके और रिप्रोड्यूस की जा सके बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये, जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, सोलर एनर्जी देखिए आप। सोलर एनर्जी जो है कंटिन्यूस बन रही है। ठीक है, कंटिन्यूस बनने को देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, विंड एनर्जी कंटिन्यूस फ्लो हो रही है विंड। ठीक है, या फिर आप वाटर की बात करें तो वाटर जो है वाटर साइकिल के थ्रू वापस जो है लैंड पर आ जाता है। ठीक है, इवोपोरेशन होता है, देन फिर कंडेंसेशन, देन फिर अगेन प्रेसिपिटेशन होता है। इस टाइप से जो है साइकिल चलती रहती है। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस और फ्लो बोलते हैं इन सब चीज़ों को। सोलर हुआ, विंड हुआ और वाटर हुआ, ये क्या किस में आ रहे हैं? कंटिन्यूस और फ्लो में आ रहे हैं। और जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है ये किस में आता है? बायोलॉजिकल में आता है। ये बायोलॉजी के। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब वो जो कि रिन्यू हो जाए और रिप्लेनिश हो जाए, तो वो उन्हें हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, वापस से कंटिन्यूस बनती रहे, ऐसा कहने का मतलब। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब these occurred a very long geological times. Mineral and fossil fuels are examples of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recycled and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use। मतलब क्या? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जिनको बनने में बहुत काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, काफ़ी समय जो ले लेती हैं, जियोलॉजिकल टाइम लग जाता है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर बनने के लिए इनको बनने के लिए लग जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि क्या आते हैं उनके अंदर? एग्जांपल में देखें तो मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स। मिनरल्स आप जानते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कोल हुआ। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैसेस, ये सब क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं।
ठीक है, जो किस तरीके से बनते हैं, जैसे कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। ठीक है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, कोई भी डायडा ऑर्गेनिज्म है उसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो एक फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बनने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये प्राइमरी कंजप्शन है, प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन है। मतलब आपको पता है कि किसी भी फैक्ट्री को रन करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए रहती है। अब पूरे वर्ल्ड में यदि ग्लोबली देखें हम, ग्लोबल में देखें, पूरे विश्व में देखें हम, तो जो प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन देखने को मिलेगा वो हमको फॉसिल फ्यूल से ही देखने को मिलता है। ठीक है, अधिकतर जो है एनर्जी के लिए कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, इनको ही जो है इस्तेमाल में लिया जाता है। और ये कितना है, 85% है। टोटल एनर्जी कंजप्शन का कितना है, 85% हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है आपका मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि इनमें से कुछ जो मेटल्स देखने को मिलेंगे, सम ऑफ द रिसोर्सेज, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि क्या रिसाइक्लेबल हैं, सम क्या है नॉन रिसाइक्लेबल। किस टाइप से, जैसे कि आप देखिए कि मेटल्स देखिए आप, ठीक है, आप मेटल में देखिए गोल्ड ले लीजिए। ठीक है, गोल्ड से आप जो भी ज्वेलरी बनवाएंगे, ठीक है, तो वो क्या है, आपको पर्टिकुलर आपने कोई ज्वेलरी बनवा ली, ठीक है, जो ये ज्वेलरी बनवा ली, अब आप फ्यूचर में चाहते हैं इसको क्या फिर से जो है इसको चेंज करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिसाइक्लेबल हो गया। ठीक है, आप इसको किसी और रूप में या किसी और शेप में देना चाहते हैं तो कुछ तो क्या होते हैं, रिसाइक्लेबल होते हैं। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। जैसे कि क्या हुआ, आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया तो वो एक बार यूज़ करने के बाद फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते आप उसको, तो ये क्या है, एक्सॉस्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपके फॉसिल फ्यूल्स, ये नॉन रिसाइक्लेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप इनको रिसाइक्लेबल नहीं करवा सकते। ठीक है, नॉन रिसाइक्लेबल हैं। अब आते हैं हम क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में सबसे पहले देखने को मिल रहा है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दिस आर आल्सो ऑन बाय प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, जो कि क्या है, किसी एक व्यक्ति के होते हैं, प्राइवेट जो होते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मैनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेन द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ऑनरशिप बट देयर आर मैनी हु हैज़ लैंडलेस। मतलब आप देखने को मिलेगा फार्मर के पास जो लैंड होती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको एलोकेट की जाती है, ठीक है, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो वो क्या होती है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर आती है। ठीक है, या फिर आप देखिए विलेजेस में आपके पास क्या होती है, आप लैंड होती है आपके पास, विलेज में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इन विलेजेस देयर आर द पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु हैज़ लैंडलेस। और कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पास लैंड नहीं होती। तो विलेज में जो लैंड देखने को मिलेगी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, वो भी क्या इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो जाती है। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेस, अदर प्रॉपर्टीज़, और वो भी किसके अंदर आती है, जो अर्बन में, जो शहरी इलाकों में जो रहते हैं उनके पास आपको प्लॉट्स, हाउसेस, घर वगैरह और जो प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी वो भी किसके अंदर आती है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब प्लांटेशन देखिए, पैस्चर लैंड देखिए, पॉन्ड्स देखिए, वाटर इन वेल्स देखिए, ये सब क्या है, ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये भी क्या है, किसी पर्टिकुलर ओनरशिप के एग्जांपल हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांटेशन हुआ, ठीक है, पैस्चर लैंड, जहाँ पर आप, पैस्चर लैंड क्या होती है, आपका फार्म है। ठीक है, ये आपका ये फार्म लैंड हो गई। तो आप पर्टिकुलर किसी कोने में क्या पैस्चर लैंड बनवा देते हैं, पैस्चर लैंड जहाँ पे आपकी गाय वगैरह हैं जो हैं वो चरती हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम पैस्चर लैंड कहते हैं। पॉन्ड्स आप समझते हैं, वाटर इन वेल्स भी समझते हैं। ये सब क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल हो गए। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन बाय योर हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो आपको लिस्ट बनाने को ये कह रहे हैं। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज समझ में आया, मतलब किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा जो रिसोर्सेज देखने को मिलेगी वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर आती है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स। अब आते हैं हम क्या, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, दीज आर रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल दी मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। किसी पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब ग्रुप या कहते हैं किसी पर्टिकुलर इलाके, आपकी कॉलोनी देखिए, ठीक है, कॉलोनी देखिए, तो वो क्या आएगी, कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आएगी। वहाँ पर आप जो भी पार्क बनवा रहे हैं वो कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आएगा। ठीक है, कॉलोनी के अंदर जो पार्क बनवा रहे हैं वो कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आएगा। ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड हुआ, ठीक है, विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स। ठीक है, तो ये सब क्या, जैसे विलेज का पूरे पर्टिकुलर एक विलेज का कोई पॉन्ड है, ठीक है, जहाँ से कि तालाब है जहाँ से पानी लेकर आ रहे हैं, या ठीक है, वहाँ पे उनकी जो भैंस वगैरह हैं, बफेलोज, उनको नहला रहे हैं, तो यही सब क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आ रहा है। ठीक है,
तो ये सब कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आएगा, ठीक है, जो एसेसेबल हो सभी मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी के लिए। पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, ठीक है, ये सब भी किसके अंदर आते हैं, आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। और क्या देखने को मिलेगा, प्लेग्राउंड्स इन दी अर्बन एरियाज आर डी फैक्टो एसेसेबल टू ऑल पीपल लिविंग देयर, ठीक है, जो प्लेग्राउंड देखने को मिलेंगे अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, आपकी कॉलोनी में प्लेग्राउंड जो होगा वो वहाँ पे सभी बच्चे जाके खेलते हैं। तो ये सब क्या होगा, ये सब किसके अंदर आएगा, कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन, ठीक है, वो रिसोर्सेज जो कि नेशन को बिलोंग करती हैं वो सब क्या होंगी, नेशनल रिसोर्स होंगी, ठीक है। जैसे कि द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, ठीक है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड ऑन बाय सम इंडिविजुअल। देखिए आपने कभी देखा होगा कि जो रेलवे बनती है, जो रोड्स बनती हैं, तो इनके लिए क्या जगह चाहिए रहती है, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस चाहिए रहती है। यदि वो, जैसे कि हमने कहा कि ये रोड जा रही है पर्टिकुलर, ठीक है, और ये क्या रहेगी, यहीं से जाएगी, या फिर ये रेलवे जा रही है तो यहीं से सीधे ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसको घुमा के ले जाते हैं तो हम जो है अच्छा नहीं रहेगा हमारे डेवलपमेंट के लिए या फिर कम्युनिटी के लिए। तो क्या किया जाता है कि यदि आपका यहाँ पर घर है, प्राइवेट का यदि घर है, वो यदि डेवलपमेंट के लिए रुकावट डाल रहा है तो वो गवर्नमेंट के पास लीगल राइट्स हैं तो कि वो आपकी प्रॉपर्टी जो है ले सकती है, ठीक है। हालांकि आपको लिए उसके लिए आपको क्या पर्टिकुलर राशि पैसे भी दिए जाएंगे, आपको सजेशन भी दिया जाएगा कि कहीं और जाके आप जो है उस घर को ख़रीद लीजिए, ठीक है। पर जो है डेवलपमेंट के लिए, यदि पब्लिक गुड के लिए, यदि आपकी जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यदि वो गवर्नमेंट चाहे तो वो ले सकती है, ठीक है, लीगली ले सकती है। यदि उसको कंस्ट्रक्शन करना है, रोड्स बनाना है, कैनाल्स बनाने हैं, रेलवेज़ को बनाना है, ठीक है, तो ये आपसे ली जा सकती है, ठीक है। अर्बन और डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड्स, ठीक है। और जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको जो है एम्पावर किया जाता है कि वो आपकी जो है लैंड है उसको एक्वायर कर सके, ठीक है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है, मतलब ये सब किसके अंदर आते हैं, मिनरल्स हुए, वाटर रिसोर्सेज हुए, फॉरेस्ट हुए, वाइल्ड लाइफ हुआ, ठीक है, लैंड विद इन दी पॉलिटिकल बाउंड्री, हमारे जो पॉलिटिकल सीमा है वो सब के अंदर जितना भी जितने भी ये सब चीज़ देखने को मिल रही है वो क्या है, सब नेशनल रिसोर्सेज है। एंड दी ओशियन एरिया अपॉन द 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, इट मीन्स 22.2 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम द कोस्ट, टर्म एज टेरिटोरियल वाटर एंड द रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग्स टू द नेशन, ठीक है। मतलब आपकी जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, आपका जो कोस्टल एरिया है वहाँ से जब 12 नॉटिकल माइल्स तक आप देखेंगे तो वो भी क्या है, नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको इंडिया देखने को मिल रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कोस्टल एरिया है। इस कोस्टल एरिया से आप इधर जाएंगे तो 12 नॉटिकल माइल्स क्या होती है, नॉटिकल माइल्स यूनिट होती है। यदि आप ओशियन में डिस्टेंस को मेज़र करते हो तो आपको नॉटिकल माइल जो है आप यूनिट देखने को मिलेगी। तो 12 नॉटिकल माइल इट मीन्स 22.28 किलोमीटर जो है वो नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है, ठीक है, नेशनल रिसोर्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए समझ में आया, आगे चलते हैं। तो हमने देखा क्या, नेशनल रिसोर्स देखा, ठीक है, जो कि क्या 12 नॉटिकल माइल्स की जो हमारे टेरिटोरियल वाटर है, जिसे हम क्या कहेंगे, टेरिटोरियल वाटर, इस रीजन को क्या कहेंगे, टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। तो ये भी क्या है, नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। अब क्या है, आते हैं हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज को आते हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्या है, इन इंटरनेशनल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, या इन रिसोर्सेज को क्या है, देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा दी ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 370 किलोमीटर, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल्स मतलब 370 किलोमीटर माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन सी, beyond exclusive economic zone to open sea, and no individual country can utilize these resources these without the concurrence of international institutions। मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं, चलिए मैप में समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमने क्या देखा, कोस्टल एरिया देखा, ठीक है। अब इस कोस्टल एरिया से आप जाएंगे तो जब आप 200 नॉटिकल माइल्स तक जाएंगे, ठीक है, ये मान लीजिए 200 नॉटिकल माइल्स हो गया आपका, ठीक है। यहाँ तक क्या है, आपका जो है अथॉरिटी है, ठीक है, यहाँ पे ये आपके अंदर आ रहा है। पर ये 200 नॉटिकल माइल्स मतलब यहाँ से
ये वाली जो जगह है इसको क्या बोलते हैं हम, हाई सी, इसको क्या बोलते हैं, हाई सीज, ठीक है, हाई सीज। ठीक है, तो ये किसके अंदर आती है, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आती है। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी एरिया आएगा जिसे हम हाई सीज कहते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आएगा। ठीक है, और ये जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, आपकी टेरिटोरियल से लेकर, ठीक है, आपकी टेरिटोरियल वाटर से लेकर, तो ये यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस देखने को मिल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और इसके बियॉन्ड जो भी एरिया देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, हाई सीज, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, डू यू नो, ठीक है, डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन from that area which lie beyond the exclusive economic zone, identify some other resources which are international in nature। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि जो बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि इंटरनेशनल हाई सीज, जो कि इंटरनेशनल रिसोर्स है, वहाँ पे जो है इंडिया को राइट है कि वहाँ से जो क्या है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, माइनिंग कर सकता है वहाँ पे। तो ये कैसे मिल गया, वो तो हमारे नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ वाला जो एरिया जिसे हम हाई सीज कह रहे थे, यहाँ पर क्या है, इंडिया को क्या है, अथॉरिटी मिल गई है कि यहाँ से क्या माइनिंग कर सकता है। तो ये किसने दी, इंटरनेशनल सी बोर्ड अथॉरिटी ने दी। ठीक है, इंटरनेशनल सी बोर्ड अथॉरिटी, हम लिख देता हूँ, इंटरनेशनल सी बोर्ड अथॉरिटी, इसने क्या है, परमिशन दी। ठीक है, इसने क्या है, परमिशन दी। क्या परमिशन दी कि आप यहाँ से क्या है, माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे माइनिंग करना है किसी भी कंट्री को, अब बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यदि माइनिंग करना है या फिर वहाँ से जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसे क्या है, परमिशन लेना पड़ती है। ठीक है, इंटरनेशनल सी बोर्ड अथॉरिटी से। फिर इंटरनेशनल सी बोर्ड अथॉरिटी जो है आपको परमिशन देगी, तो इंडिया को जो है इंटरनेशनल सी बोर्ड अथॉरिटी ने जो है परमिशन दे दी है। ठीक है, इसलिए ओके, समझ में आया, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगी, आप विदाउट परमिशन नहीं जा सकते वहाँ पर। ठीक है, इलीगल हो जाएगा वो। ठीक है, ओके, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने 3 रिसोर्सेज पढ़ लिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन पढ़ लिया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पढ़ लिया। अब जो हमारा लास्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।